नमस्कार। आज की कक्षा में हम देखेंगे बबल सॉर्ट तथा उसके लिए समय की गणना। सर्वप्रथम हम देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अर्थात क्रमबद्ध करना। सॉर्टिंग डेटा को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यह क्रम असेंडिंग यानी कि आरोही या डिसेंडिंग यानी कि अवरोही हो सकता है। उदाहरण के लिए संख्याओं की एक विशेष सूची को छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक सूची है जिसमें कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 34, 7, 23, 32, 5 और 62। यदि हमें इसे आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े क्रम में क्रमबद्ध करना है तो उसका परिणाम होगा, सर्वप्रथम हमारी संख्या आएगी 5, उसके बाद 7, फिर 23, फिर 32, फिर 34 और आखिरी में हमारा आएगा 62। यदि इसी संख्याओं को अगर मुझे अवरोही क्रम में यानी कि बड़े से छोटे क्रम में क्रमबद्ध करना हो, तब परिणाम होगा, सर्वप्रथम आएगा सबसे बड़ी संख्या 62, उसके बाद 34, फिर 32, उसके बाद 23, फिर 7 और अंत में आएगा सबसे छोटी संख्या 5। क्रमबद्धता विभिन्न प्रकार की हो सकती है। क्रमबद्धता करने के लिए हम अलग अलग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, चेन सॉर्ट, प्रविष्टि सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। आज की कक्षा में हम देखेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक सरल और सीधा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कंप्यूटर विज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय है। यह छोटे से मध्यम आकार की सूचियों के लिए और एल्गोरिदम के बारे में जो सीखना शुरू किए हैं उनके लिए बहुत ही सही एल्गोरिदम और बहुत ही उपयोगी एल्गोरिदम है। बबल सॉर्ट की परिभाषा। बबल सॉर्ट एक सरल तुलना आधारित एल्गोरिदम है जो सूची में आइटमों को क्रमिक रूप से पुनः व्यवस्थित करता है, और यदि वह गलत क्रम में है तो उसे आसन्न तत्वों को स्वैप करता चला जाता है। सूची क्रमबद्ध होने तक की यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को इसके नाम इसलिए मिला क्योंकि प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ सबसे बड़ी संख्या सूची में अपनी यह स्थिति आखिरी स्थिति तक बबल हो जाती है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के सिद्धांतों को निम्नलिखित चरणों में संक्षेपित किया जा सकता है। पहला स्टेप, सर्वप्रथम सूची में पहले और दूसरे तत्वों की तुलना करनी होगी। यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से बड़ा है तब हमें उसे स्वैप करना पड़ेगा। तीसरा, तत्वों की अगली जोड़ी पर हमें आगे बढ़ना होगा तथा इसी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, अर्थात पहला तत्व अगर दूसरे तत्व से बड़ा है तो हम उसे स्वैप करते जाएंगे। तत्पश्चात ऐसे तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि आप बिना कोई बदलाव किए पूरी सूची न पढ़ लें। इस बिंदु पर सूची को क्रमबद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी तत्वों के लिए दोहराई जाएगी और जो सबसे बड़ा तत्व होगा वह स्वयं ही आखिरी में पहुंच जाएगा। जैसे कि इस दी गई सूची में हम देख सकते हैं, पहली बार पास करने पर बबल सॉर्ट के माध्यम से जो सबसे बड़ी संख्या 62 थी वो इसमें आखिरी स्थान पर पहुंच चुकी है। अंत में हमें यह देखना होगा, अगर आपकी सूची में n तत्व हैं तो यह प्रक्रिया आपको n-1 बार दोहरानी पड़ेगी। बबल सॉर्ट की प्रभावशीलता। बबल सॉर्ट बड़े डेटाबेस के लिए सबसे कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। इसकी समय जटिलता के कारण इसे बड़े एल्गोरिदम में यूज़ नहीं किया जाता, जिसका अर्थ यह है कि डेटा के बड़े सेट के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा समय ले सकता है और यह एल्गोरिदम काफ़ी धीमा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई सूची है जिसमें कुछ अंक हैं, जैसे कि 5, 3, 8, 4 और 2, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम पहले 2 नंबर की तुलना करके शुरू कर देगा। चूँकि 5 3 से बड़ा है, अतः यह दोनों संख्याओं की अदला बदली या स्वैपिंग करने जरूरी है। इस तरह पहली बार अदला बदली करने के पश्चात हमें एक नई सूची मिलेगी जिसमें प्रथम स्थान पर होगा 3, उसके बाद 5, फिर 8, फिर 4 और 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 और 3 की अदला बदली कर दी है। एल्गोरिदम आसन्न जोड़ी की तुलना करते हुए यदि आवश्यक हो तो उन्हें स्वैप करना जारी रखेगा जब तक कि यह पूरी सूची क्रम में ना आ जाए। अगर यह सूची काफ़ी बड़ी रहे तो यह बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, और यही कारण है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम हम बहुत बड़ी सूचियों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। इससे पहले कि हम किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को लागू करें, आइए केवल एक विचार प्राप्त करने के लिए हम मैनुअल रूप से एक छोटी सी सूची के माध्यम से इस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सूची है जिसमें कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे कि 7, 12, 9, 11 और 3।
पहले चरण में सर्वप्रथम हमें एक अवर्गीकृत सारणी मिली हुई है, इसे अब हम शॉर्टिंग करेंगे बबल शॉर्ट के माध्यम से। जब हम पहली पास करेंगे, पहली बार इस एल्गोरिदम को रन करेंगे, तो हम पहले दो मानों को देखेंगे कि क्या छोटी संख्या पहले आ रही है। यदि हाँ, तो उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रथम दो संख्याओं में पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, तब हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। इसका मतलब यह दोनों संख्याओं के स्थान में हम अदला बदली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अगले चरण में हमने देखा यहाँ पे 7 और 12 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 12 पहले ही बड़ी संख्या थी जो दूसरे स्थान पर मौजूद थी, तो हमें इसमें स्वैपिंग करने की या अदला बदली करने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम आने वाले दो नंबर्स पर, आने वाली दो संख्याओं पर आगे बढ़ जाएंगे। इस बार हमारे द्वारा चयन की गई दो संख्याएं हैं 12 और 9। अब हम फिर से इसको एक बार देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। पहली आने वाली संख्या अगर बड़ी हुई तो हम अदला बदली करेंगे, और अगर पहली आने वाली संख्या छोटी है तो कोई भी अदला बदली की आवश्यकता नहीं है। 12 और 9 को कंपेयर करने पर, देखने पर यह पता चलता है कि 12 9 से बड़ा है, अर्थात हमें इसे स्वैप करना होगा या इनके स्थानों को अदला बदली करना पड़ेगा। और इस तरह अदला बदली करने के बाद हमें 9 की जो संख्या होगी वो आगे आ जाएगी और 12 पीछे चला जाएगा, और नई सारणी हमें मिलेगी। अब उसका क्रम इस प्रकार है, पहली संख्या होगी 7, दूसरी संख्या होगी 9, तीसरी 12, चौथी 11 और आखिरी में हमारी संख्या होगी 3। अब बारी आएगी अगले दो अंकों की। अब अगला दो अंक है 12 और 11। अब हम फिर से देखेंगे क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है या छोटी है। अगर यह संख्या छोटी है तो हमें कोई भी टाइप की अदला बदली या स्वैपिंग की आवश्यकता नहीं है। पर 12 और 11 को देखने से हमें पता चलता है कि 12 जो है वह 11 से बड़ा है। बड़ा होने के कारण मुझे इस 12 जो अंक है उसे स्वैप करके 11 के स्थान पर भेजना होगा। तो इस समय हम फिर से एक बार स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, फिर से एक बार स्वैप करेंगे, इनकी स्थानों की अदला बदली करेंगे और 12 जो पीछे चला जाएगा और 11 अंक आगे आ जाएगा। इस तरह से हमें नई सूची मिली है, जो सूची है 7, 9, 11, 12 और 3। अगले चरण में आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास अंतिम दो संख्याएं हैं 12 और 3। यहाँ पर हम फिर से एक बार दोनों को देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर पहले आने वाली संख्या हमारी छोटी है तो कोई भी तरह का अदला बदली की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले वाली संख्या बड़ी है तो इनके स्थानों को परिवर्तन करना आवश्यक है। 12 और 3 को देखने पे हमें पता चलता है कि 12 जो है वह 3 से बड़ा है। इसका अर्थ हमें इनकी स्थान की अदला बदली करने की आवश्यकता है, और हम इसके स्थान को परिवर्तित कर देंगे और 3 आगे आ जाएगा और 12 पीछे चला जाएगा। तो इस तरह पहले पास के बाद जो हमें सूची मिली है वह सूची है 7, 9, 11, 3 और आखिरी स्थान पर 12। पहले पास के बाद आप देख सकते हैं कि इस पूरी सूची में जो सबसे बड़ी संख्या थी जो कि 12 थी, वह आखिरी स्थान पर आ चुका है। इसी तरह इसको हम बार बार चलाते रहेंगे एल्गोरिदम को, और एक एक करके सारी संख्याएं जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं वो पीछे स्थान पर आती चले जाएगी, और इस तरह से यह पूरी संख्या आरोही क्रम में आ जाएगी। तो आइए अब देखते हैं दूसरा पास में क्या होगा। दूसरे पास में हमारे पास सूची है 7, 9, 11, 3 और 12। फिर से हम प्रथम दो अंकों से शुरुआत करेंगे और 7 और 9 की तुलना करेंगे। 7 और 9 की तुलना करने पे हमें पता चलता है कि 7 और 9 में से 7 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। क्योंकि 7 छोटी संख्या है, इसका अर्थ यह है कि हमें यहाँ पे कोई भी टाइप का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इस अंक को छोड़ने के बाद अगले दो अंक पे बढ़ेंगे, 9 और 11 पे। अब 9 और 11 को तुलना करने पे हमने फिर से देखा कि 9 जो है वो 11 से छोटा है। क्योंकि 9 11 से छोटा है, इसका मतलब इसके स्थान पर किसी भी तरह की अदला बदली करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संख्या को वैसे ही छोड़ते हुए हम अगली दो संख्याओं पर बढ़ जाएंगे। आने वाली अगली दो संख्याएं 3 और 11। 3 और 11 को देखने पर हमें इन दोनों की तुलना करने पर यह पता चलता है कि 3 जो है वह छोटा है और 11 जो है वह बड़ा है। इसका मतलब पहले से ही अदला बदली, पहले से ही 11 जो हमारे पीछे स्थान पर हो गया है। इनकी तुलना करने पे हमने अदला बदली करके 11 को पीछे स्थान पर कर दिया है। इस तरह हमारा क्रम 7, 9, 3, 11 और 12 हो गया है।
अब 11 और 12 की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि 11 पहले से ही छोटा है और 12 बड़ा है। इसका मतलब इनकी स्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह हमारा दूसरा पास खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 11 थी वह आखिरी से दूसरे स्थान पर आ चुकी है। अब हम तीसरे बार इस एल्गोरिदम को फिर से चलाएंगे। अब हमारे पास प्राप्त सूची है 7, 9, 3, 11 और 12 की। फिर से हम प्रथम दो अंकों को तुलना करेंगे। 7 और 9 की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि 7 जो है वह छोटी संख्या है और 9 एक बड़ी संख्या है, अर्थात इस तुलना में हमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या हमारी पहले से ही पीछे है। तो हम आगे बढ़ते हुए आने वाली दो संख्याओं का फिर से तुलना करेंगे। इस समय हमारे पास आने वाली दो संख्या 3 और 9 है। 3 और 9 की तुलना करने पर आप फिर से देख सकते हैं कि 3 और 9 में 3 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है, अर्थात यहाँ पे फिर से हमें किसी भी तरह की स्वैपिंग की या अदला बदली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो छोटी संख्या है वो आगे है और बड़ी संख्या पीछे है। फिर से आगे बढ़ते हुए इस सूची में आने वाली दो संख्या फिर से हम देखेंगे और दोनों की तुलना करेंगे और इस बार हम तुलना कर रहे हैं 9 और 11 की। 9 और 11 की तुलना करने पर हमने पाया कि इसमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह संख्या 9 जो है वह छोटी है और 11 जो बड़ी है, तो किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे। और अंतिम में 11 और 12 की तुलना करने पर भी हमने देखा कि 12 क्योंकि बड़ा है और 11 छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में भी हमें किसी भी तरह की बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस पास के बाद भी हमने देखा कि जो तीसरा सबसे बड़ा अंक था 9, वो अंत से तीसरे स्थान पर आकर के स्थापित हो चुका है। अब हम चौथे पास पर इस एल्गोरिदम को रन करेंगे। इस पास पे रन करने पे चौथे पास पे हम देखेंगे 7 और 3 को पहले तुलना करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो 7 है और 3 है उसमें से 7 जो है वह बड़ी संख्या है और 3 एक छोटी संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर हमें अदला बदली की आवश्यकता होगी, तो हम 3 और 7 को अदला बदली कर देंगे और 7 की जो संख्या है वो पीछे चले जाएगी। अब आप देख सकते हैं चौथे पास में हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 9, 11 और 12 पहले ही अपने स्थान पर आकर के व्यवस्थित हो चुके हैं और इन दोनों को आपस में स्थान परिवर्तित करने पे आप देख सकते हैं पूरी ही सूची आरोही क्रम में आ चुकी है। जहाँ पे पहले स्थान पर 3 है, दूसरे स्थान पर 7 है, उसके बाद 9 और फिर 11 और अंत में है हमारे पास 12। अंतिम क्रमबद्ध सूची हमें जो मिल रही है वह 3, 7, 9, 11 और 12। इस प्रकार बबल शॉर्ट का उपयोग कर किसी भी सूची को आरोही या अवरोही क्रम में हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि उच्चतम मान 12 का क्या हुआ? यह सारणी के अंत तक आ गया, लेकिन सारणी अवर्गीकृत रहती है, इसलिए बबल शॉर्ट एल्गोरिदम को सारणी के माध्यम से बार बार चलाना होता है। हर बार जब हम इस एल्गोरिदम को चलाएंगे अगला उच्चतम मान अपनी सही स्थिति पर पहुंच जाएगा। यह छटाई तब तक जारी रहती है जब तक कि सारणी की शुरुआत से सबसे कम मान 3 न रह जाए। इसका मतलब यह है कि 5 मानों की सारणी को क्रमबद्ध करने के लिए हमें इस सारणी को कम से कम 4 बार चलाने की आवश्यकता होगी और हर बार जब भी एल्गोरिदम सारणी के माध्यम से चलता है तो सारणी के शेष अवर्गीकृत भाग छोटा होता चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं पहली बार इस एल्गोरिदम को रन करता हूँ, चलाता हूँ, तो उस समय सबसे बड़ी संख्या आखिरी में आकर के स्थापित हो जाती है। तो दूसरी बार जब मैं इस एल्गोरिदम को दूसरे पास में चलाता हूँ तो उस समय मुझे आखिरी तक जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आखिरी में सबसे बड़ी संख्या पहले ही आ चुकी है। बबल शार्ट का क्रियान्वयन। प्रोग्रामिंग भाषा में बबल शार्ट एल्गोरिदम को लागू करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। क्रमबद्ध करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं और उसे क्रमबद्ध करने के लिए बबल शार्ट को उपयोग में लाते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए एक आंतरिक लूप जो सारणी के माध्यम से किया जाता है और मानों को स्वैप करता है, यह हमें लेने की आवश्यकता होती है। और इस लूप के अंदर यह हम देखते हैं यदि पहला मान अगले मान से अधिक है तो इस लूप को बार बार चलाने पर एक मान कम करने से लूप की मध्यम से लूप कम होता चला जाएगा। एक बार कम करने से लूप कम होगा। एक बाहरी लूप जो नियंत्रित करता है कि आंतरिक लूप को कितनी बार चलाना चाहिए। n मानों वाली किसी सारणी के लिए बाहरी लूप को n-1 बार चलाना होगा और इसे अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करें तो वह इस तरह दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 तरह के फंक्शन लिए हैं। पहला फंक्शन जो वॉइड प्रिंट आपने देख रहे हो, यह फंक्शन
अरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यहाँ पर हम एक लूप के माध्यम से, फॉर लूप के माध्यम से हम n एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। दूसरा एक फंक्शन जो हमने बबल शॉर्ट में शॉर्टिंग करने के लिए बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्वप्रथम 3 वेरिएबल्स लिए हैं, i, j और टेम्परेरी। इसमें हमने 2 फॉर लूप का उपयोग किया है। यह दोनों फॉर लूप आंतरिक अवयवों को तुलना करने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले इफ़ कंडीशन में चेक किया है कि aj की वैल्यू जो ai से कम है या ज़्यादा है। aj मतलब हमारा यह सारणी का प्रथम एलिमेंट है और ai हमारा 0th पहला एलिमेंट है। जिसे हम 0 पोजीशन का एलिमेंट बोलते हैं वह ai है, और जिसे हम प्रथम पोजीशन का एलिमेंट बोलते हैं उसे हम aj बोलते हैं। और अगर इसके aj की वैल्यू जो है वो अगर हमारे एल्गोरिदम में छोटी होती है तो यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल का उपयोग करके हम इसको स्वैप कर सकते हैं। और अगर हमारा प्रथम एलिमेंट छोटा निकला तो हमें स्वैपिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा प्रथम एलिमेंट बड़ा है तो हम इसे स्वैपिंग कर सकते हैं इस टेम्परेरी वेरिएबल के माध्यम से, जैसे कि आप यहाँ इस कोड में देख सकते हैं। अंत में हमने वाइडमैन फंक्शन यूज़ किया और जहाँ पर हमने एक 5 संख्याओं का एक एरे लिया है, जिसमें हमने 5 संख्याओं को स्टोर कराया है और बाद में हमने बबल शॉर्ट और प्रिंट दोनों फंक्शन का उपयोग करा करके इसे हमने शॉर्टिंग करके प्रिंट कराया है। अब देखते हैं बबल शॉर्ट की समय की जटिलता। समय जटिलता के गणना के लिए हमें पास संख्या और प्रत्येक पास में होने वाली तुलना को गिनना होता है। बबल शॉर्ट की समय जटिलता, जिसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, इसे हम निम्नलिखित तौर पर देख सकते हैं। सबसे प्रथम केस होता है जिसे हम सबसे अच्छा मामला या बेस्ट केस बोलते हैं। जब सूची पहले से ही क्रमबद्ध हो। यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी सूची मिल जाए जो पहले से ही आरोही क्रम में हो, जिसमें सारे जो अवयव हैं, जो सारे तत्व हैं, वो पहले से ही आरोही क्रम में मिलें, तो हमें एक सॉर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे हम मानते हैं सबसे अच्छा मामला या बेस्ट केस या सर्वोत्तम केस। यह तब होता है जब किसी शॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी सारणी में पहले से ही शॉर्ट की गई अवयव अवेलेबल हैं। बबल शॉर्ट की सबसे स्थिति में समय जटिलता ON होती है। इसे हम स्टेप्स के माध्यम से देखते हैं। पहला स्टेप, तुलना की संख्या की गणना। मान लीजिए आपकी सूची में n आइटम्स हैं, तो पहले पास में हमें कितनी तुलना करनी होगी। पहले पास में हमें पता है कि सबसे बड़ा वाला जो तत्व होता है वह आखिरी स्थान पर चला जाता है, तो हमें आखिरी स्थान को छोड़ करके बाकी सभी स्थानों के लिए तुलना की आवश्यकता होगी। इसका मतलब पहले पास में हमारी कुल तुलना होगी n-1। इसके बाद दूसरे बार जब हम इस एल्गोरिदम को रन करते हैं तब हमें पता है कि आखिरी के 2 स्थान पर हमारे पास बड़े तत्व आ चुके होते हैं, तो इस बार हमारी तुलना होगी n-2। इसी तरह तीसरी बार जब हम तुलना करने जाएंगे तो यह तुलना हो जाएगी हमारी n-3 और अंतिम पास में हमारी तुलना हो जाएगी 1, क्योंकि आखिरी में हम देख रहे थे कि हमने जब आखिरी समय रन किया था तो हमें सिर्फ शुरू के 2 जो तत्व हैं उन्हें ही एक बार तुलना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आखिरी के सारे एलिमेंट जो होते हैं, सारे तत्व होते हैं, पहले ही आरोही क्रम में आ चुके होते हैं। तो हर बार जब भी मैं इस एल्गोरिदम को रन करता हूं तो मुझे तुलना की संख्या एक एक करके कम होती चली जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपकी सूची में n आइटम है तो हमारी पहले पास में तुलना n-1 है, दूसरे में n-2 है, तीसरे में n-3 और आखिरी में हमारे पास तुलना सिर्फ एक एलिमेंट की होती है। बेस्ट केस का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सूची है जिसमें हमारे पास कुछ तत्व दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ हम देख सकते हैं यह सभी नंबर पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। जब हम इस पे बबल शॉर्ट चलाते हैं और पहला पास देखते हैं तो हम पहले शुरू की 2 संख्याओं की तुलना करते हैं। यहाँ पे 1 और 2 को आपस में तुलना करने पर हम देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरह की अदला बदली करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि A1 जो 2 से पहले ही छोटा है, तो यहाँ पे कोई भी तरह की तुलना या कोई भी तरह की अदला बदली नहीं की जाएगी। इसी पहले पास में जब हम अगली 2 संख्याओं को देखते हैं 2 और 3, जब हम 2 और 3 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 2 और 3 की तुलना करने पे, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं को भी किसी तरह की अदला बदली करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ने पर
आप देख सकते हैं 3 और 4 का जब हम तुलना करते हैं आपस में तो 3 जो है वह संख्या छोटी है और 4 जो है वह संख्या बड़ी है। इन दोनों की तुलना करने पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे भी किसी तरह की अदला बदली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या पहले से आगे है और बड़ी संख्या पहले से ही पीछे स्थान पर व्यवस्थित है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर आखिरी के 2 तत्व जो कि 4 और 5 है, हम इन दोनों की तुलना करते हैं। आखिरी के 4 और 5 के अंकों की तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि 4 छोटा है और 5 बड़ा है। यहाँ पर फिर से तुलना करने पे यह पता चला कि दोनों के बीच कोई भी अदला बदली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा वाला जो नंबर है, छोटा वाला जो अंक है वो पहले से ही आगे है और बड़ा वाला पहले से ही पीछे है। इस तरह जब हम चलाते हैं पूरी तरीके से, एक बार इस एल्गोरिथम को चलाने पर हमको यह पता चल जाता है कि यह पहले से ही सूची क्रमबद्ध में है। यहाँ पर किसी भी पास में अदला बदली की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह पता चला कि सूची अपनी पहले से ही क्रम में है। इसलिए समय की जटिलता को हम ON के माध्यम से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा जो केस होता है समय की गणना का, वह होता है औसत मामला, या जिसे हम एवरेज केस बोलते हैं। जब सूची अव्यवस्थित क्रम में हो तब हम उसे व्यवस्थित क्रम में लाते हैं तो उसे हम एवरेज केस बोलते हैं। यह एक तरह की सूची हो सकती है जिसमें किसी भी तरह के एलिमेंट हों, किसी भी तरह के अंक हों। जो अंक हो सकता है कुछ व्यवस्थित हों, कुछ अंक अव्यवस्थित हों। तब ऐसी सूची को अगर हम बबल शॉर्ट के माध्यम से हम आरोही या अवरोही क्रम में अगर लाते हैं तो उस समय के केस को हम एवरेज केस मानते हैं। एवरेज केस की जटिलता यह तब होता है जब सारणी तत्व अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, जो कि ना तो ठीक से आरोही हैं और ना ठीक से अवरोही हैं। बबल शॉर्ट का औसत केस की जटिलता ON² होती है। इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जैसे कि 3, 2, 5, 1 और 4। इसके लिए अगर मुझे समय की जटिलता की गणना करना है तो सर्वप्रथम हम पहली 2 संख्याओं को आपस में तुलना करेंगे। यहाँ पर 3 और 2 की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि संख्या 3 बड़ी है और 2 छोटी है, और हमें पता है कि पहले स्थान पर अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो हमें उसे दूसरे स्थान पर भेजना होगा, अतः 2 और 3 के स्थानों की अदला बदली होगी। इसके बाद हमारे अदला बदली करने के बाद जो नई सूची मिली है उस पे पहले स्थान पर 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 5, फिर 1, फिर 4। फिर हम अगली 2 संख्याओं की तुलना करेंगे। इस बार यह तुलना अंक 3 और 5 के बीच होने वाली है। यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि 3 जो है वह छोटी संख्या है और 5 एक बड़ी संख्या है, अर्थात यहाँ पे किसी भी तरह की अदला बदली की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि पहले ही छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है। तो हम अगले 2 अंकों पर बढ़ जाएंगे। अगले आने वाले 2 अंक 5 और 1 हैं। इन दोनों को आपस में तुलना करने पे हमें पता चलता है कि अंक 5 जो है वो 1 से बड़ा है, और जब भी पहले स्थान पर आगे वाले स्थान पर बड़ी संख्या हो तो हम उसे पीछे भेज सकते हैं। हमें यहाँ पे अदला बदली की आवश्यकता पड़ती है, तो 5 और 1 के स्थानों की हम अदला बदली कर देंगे। इसके बाद हमें मिलने वाली सूची होगी 2, 3, 1, 5 और 4। अब बारी है हमारे अंतिम के 2 अंकों की। इन अंतिम के 2 अंकों को फिर से हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे, तुलना करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फिर से बड़ा है और 4 छोटा है। यहाँ पे फिर से एक अदला बदली की आवश्यकता है, क्योंकि आगे अगर कोई बड़ी संख्या है तो हमें उसे पीछे भेजने की आवश्यकता होती है। इनके स्थान को परिवर्तित करने के बाद हमें सूची मिल जाएगी 2, 3, 1, 4, 5। यह सूची दूसरे पास में जाएगी। दूसरे पास में जाने पर आप देख सकते हैं पहले 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही 2 छोटा एलिमेंट है और 3 एक बड़ा है, तो यह अपने स्थान पे ही रहेंगे। इस केस में हम फिर आगे बढ़ेंगे, आने वाली 2 संख्याओं का तुलना करेंगे। 3 और 1 की तुलना करने पर आप देख सकते हैं 3 एक बड़ी संख्या है और 1 एक छोटी संख्या है। अगर पहले स्थान पर कोई बड़ी संख्या मिलती है तो हमें इसे पीछे भेजना होगा, और फिर से हम 1 और 3 का स्थान की अदला बदली कर देंगे। इस तरह के से 1 3 के स्थान पे आ जाएगा और 3 1 के स्थान पर पीछे चला जाएगा। अब मिलने वाली नई सूची होगी 2, 1, 3, 4 और 5, और आने वाली 2 संख्या जिसके बीच में हम तुलना करेंगे वह होगी 3 और 4। 3 और 4 के बीच तुलना करने पर आप फिर से देख सकते हैं 3 एक छोटी संख्या है और 4 एक बड़ी संख्या है, अर्थात
इसके स्थान पे किसी भी तरह की अदला बदली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले स्थान पर जब भी छोटी संख्या होती है तब हमें कोई भी तरह के स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आने वाले अंतिम दो को यहाँ पर चेक करेंगे, पर यहाँ पे आप ध्यान रखिए आखिरी के दो को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने जब पहला पास किया था तभी से यह चीज़ पता चल गई थी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वह आखिरी स्थान पर पहुँच जाएगी। तो इस बार हमारा जो दूसरे पास में कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं दूसरे पास में, वह एक बार कम करना होगा। पहली बार में आपने n बार कंपैरिजन किया, दूसरी बार में n-1 तक करना होगा। तीसरे पास में जब आप आएंगे तो 2 और 1 को कंपेयर करने वाले हैं। 2 और 1 में आप देख सकते हैं पहली संख्या 2 आपका बड़ा है और दूसरी संख्या 1 छोटी है, तो इस स्थान का परिवर्तन आवश्यक है, तो हम 1 को पहले स्थान पर ले आएंगे और 2 को पीछे कर देंगे। फिर 2 और 3 का तुलना करना होगा। 2 और 3 के तुलना करने पे हमने देखा कि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। 2 और 3 में कोई भी टाइप का परिवर्तन का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि पहले स्थान पर छोटी संख्या है और दूसरे स्थान पर बड़ी संख्या है। आगे बढ़ते हुए हम चौथे पास में जाएंगे। 4 और 5 पहले से ही हमारे पास अब आखिरी के 2 स्थान पे आ चुके हैं, इसलिए अब यह तुलना हम आगे नहीं करेंगे। सिर्फ हमने शुरू के 2 ही तत्वों की तुलना की है, 2 और 1 और 2 और 3, और हमें पता है कि क्योंकि हमने 2 पास चला लिए हैं तो इसका मतलब आखिरी के 2 स्थान पर बड़ी संख्याएं पहले से पहुंच चुकी है, तो आगे का कंपैरिजन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा पास में हम कंपैरिजन करेंगे और इस सूची को 1, 2, 3, 4 और 5 के माध्यम से अंतिम सूची घोषित कर देंगे। यह पूरी तरीके से आरोही क्रम में व्यवस्थित सूची मिल चुकी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस एल्गोरिदम में तुलना की गणना। आपने देखा कि हमने कंपैरिजन जो किया था, पहली बार हमने n-1 कंपैरिजन किए थे। हमारी सूची में अगर n एलिमेंट हैं, n तत्व हैं, तो पहली बार में हम इस एल्गोरिदम को कंपेयर करते करते n-1 बार रन किया। जब दूसरी बार से इस एल्गोरिदम को चलाया तो क्योंकि आखिरी स्थान पर सबसे बड़ा तत्व पहले ही आ गया था, इसलिए मुझे इसे n-2 बार चलाना हुआ। तीसरी बार जब मैंने इसे रन किया तो मुझे इसे n-3 बार चलाना हुआ, क्योंकि आखिरी 2 स्थान पर पहले ही बड़ी संख्या आ चुकी थी। और जब चौथी बार चलाया तो मुझे प्रथम 2 तत्वों को ही तुलना करना पड़ा, जैसे कि एक बार ही हुआ। तो यह एल्गोरिदम अगर आप देखें तो एक प्रोग्रेशन की तरह काम कर रहा है, यह एक इक्वेशन बना रहा है प्रोग्रेशन की, और प्रोग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूले के हिसाब से होता है n मल्टीप्लाइड बाई n-1 भागित 2, n गुणा n-1 भागित 2। इस प्रकार कुल तुलना की संख्या हम देख सकते हैं ON² के ऑर्डर में होगी, इसलिए इसका एवरेज केस को हम ON² बोल सकते हैं। आखिरी आता है वर्स्ट केस, सबसे खराब मामला। यह तब होता है जब सूची विपरीत क्रम में व्यवस्थित हो। मान लीजिए आपको सूची को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और मिली हुई सूची है वह अवरोही क्रम में है, तब इस समय हम सबसे खराब जटिलता स्थिति मानते हैं। इसका मतलब यह होता है, मान लीजिए आपके सारणी के तत्वों को समय जटिलता के लिए आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सारणी के कुछ तत्व हैं, जैसे कि 5, 4, 3, 2 और 1। इसे मुझे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले पास में जब हम देखेंगे 5 और 4 की तुलना करेंगे, तो आप देख सकते हैं पहले स्थान पर बड़ा तत्व है और दूसरे स्थान पर छोटा है। इसका अर्थ यह हुआ हमें इसे स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है। इनके स्थान परिवर्तन करने पर हमें नई सूची प्राप्त होगी 4, 5, 3, 2, 1, क्योंकि 4 पहले स्थान पर आ गया है और 5 पिछले स्थान पर चला गया है, दूसरे स्थान पर चला गया है। अगला जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आने वाले 2 एलिमेंट जो हमारे होंगे 5 और 3 होंगे। 5 और 3 में आप फिर से कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा 5 जो है वह 3 से बड़ा है। इसका अर्थ फिर से स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है और दोनों स्थान अदला बदली करने पे 3 आगे आ जाएगा और 5 पीछे चला जाएगा। इस तरीके से हमारी सूची 4, 3, 5, 2, 1 हो जाएगी। अगला तुलना 5 और 2 के बीच होगी। अगला तुलना 5 और 2 के बीच करेंगे। 5 यहाँ पर फिर से बड़ा है, 2 छोटा है, इसका मतलब इनके स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है। 2 को हम आगे लाएंगे और 5 को हम पीछे कर देंगे। इस तरीके से अब हमारी सूची 4, 3, 2, 5 और 1 हो चुकी है। आखिरी में फिर से हम एक बार कंपेयर करेंगे 5 और 1 का। 5 और 1 की तुलना करने पर आपको यह पता चलेगा कि 1 छोटा है और 5 बड़ा है, अर्थात 5 को हमें पीछे करना पड़ेगा और 1 को हमें सामने लाना पड़ेगा।
इस तरीके से पहले पास में आप देख सकते हैं कि 5 हमारे आखिरी स्थान पर पहुंच चुका है। जो हमें सूची प्राप्त हुई है उसे हम दूसरे पास के लिए भेज देंगे। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं 4 और 3 का कंपैरिजन करने पे 4 हमें बड़ा मिल रहा है, 3 छोटा हो रहा है, अर्थात स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है। 3 हमारा आगे आ जाएगा और 4 हमारे दूसरे स्थान पर चला जाएगा। इस तरह नई सूची जो मिल रही है वह 3, 4, 2, 1 और 5 की सूची है। आने वाले 2 तत्वों की तुलना करेंगे 4 और 2, और इस समय फिर से हम देखेंगे 4 बड़ा है और 2 छोटा है। स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है और स्थान परिवर्तित करने पे 2 आगे आके 4 पीछे चला जाएगा। 3, 2, 4, 1 और 5 यह हमारे पास नई सूची होगी। 4 और 1 की तुलना करने पर इसी तरह हमें पता चलेगा 4 बड़ा और 1 छोटा होने के कारण फिर से स्थान परिवर्तन किया जाएगा और अंत में हमारे पास तीसरे पास के लिए जो सूची मिल जाएगी वह मिलेगी 3, 2, 1, 4 और 5। आखिरी स्थान की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 पहले ही आखिरी स्थान पर सबसे बड़ी संख्या पहुंच चुकी है। तीसरे पास में हमारा सिर्फ 2 कंपैरिजन होगा। 3 और 2 का कंपैरिजन करने पे हमें पता चलेगा कि 2 आगे आएगा और 3 पीछे चला जाएगा। इस तरह 3 और 1 को जब हम तुलना करेंगे तो 1 आगे आकर के 3 पीछे चला जाएगा। चौथे पास में सिर्फ एक ही अंक की तुलना करेंगे 2 और 1, और यह दोनों आपस में अदला बदली हो जाएंगे और 1 सर्वप्रथम आएगा और 2 दूसरे स्थान पे आएगा और हमारी पूरी सूची क्रमबद्ध में आ चुकी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले चरण में हमने n-1, दूसरे में n-2, तीसरे बार में n-3 और आखिरी में हमने एक बार कंपैरिजन किया। यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर से n गुणा n-1 भागित 2 हमें मिलता है यह इक्वेशन, और इसलिए हम इसे O(n)² बोल सकते हैं इसके समय गणना को। स्थान जटिलता के समय हम देख सकते हैं कि स्थिर स्थान जटिलता होती है यहाँ पर, या O1 का होता है क्योंकि बबल शॉर्ट इन प्लेस एल्गोरिदम होता है, जिसका मतलब अपने इनपुट के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान मेमोरी का उपयोग नहीं करता। यह केवल कुछ अस्थायी वेरिएबल का उपयोग करता है। इसका मतलब हमारे स्थान की जो गणना होगी वह हमेशा 1 होगी क्योंकि हमने इसके लिए किसी भी दूसरे तरीके के मेमोरी एलिमेंट का उपयोग नहीं किया है। एक टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम पूरी अदला बदली करते हैं। प्रक्रियाएं में क्योंकि एक ही अस्थायी वेरिएबल का उपयोग किया जाता है और अन्य कोई स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बबल शॉर्ट की स्थान जटिलता O1 होती है। आज की क्लास में हमने बबल शॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में जाना तथा उसके समय स्थान की गणना के बारे में जाना। धन्यवाद।